साल का विजन आईएएस की पूरी मैगजीन को कंसोलिडेट कर कर डाला गया है। आपका टाइम इससे बचेगा और आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे टॉपिक्स को। तो गाइज आज शुरुआत करते हैं हम अपने इन्वायरमेंट सेक्शन से, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेने वाले हैं ट्रेडिशनल नॉलेज इन इंडिया। वाई इट इज़ इन द न्यू, सबसे पहले हम ये समझते हैं। और ट्रेडिशनल नॉलेज से ये कहना क्या चाह रहा है ये भी देखते हैं। देखो रिसेंटली क्या हुआ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आपने कई बार इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, और इसी ने इस बारी एक अडॉप्ट करने को बोला कि भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अडॉप्ट करना चाहिए, दैट इज़ ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जेनेटिक रिसोर्सेज और एसोसिएटेड जो भी इससे ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बारे में। अब देखो जो वीपो है वो वर्ल्ड की इनोवेटर, और आप समझ लो कि एक ऐसा आइडिया मार्केट में लेकर आई है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे कैसे इम्प्रूव करना है, वो वीपो का काम होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो वीपो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। 15, समझ लो आप 15 स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर ये बनी है। और वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज हैं आपकी यूनाइटेड नेशंस की, उसमें से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1967 के आसपास बनाया गया था ऑपरेशन, इसने 1970 से करना शुरू किया था विपो ने। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। तो ये ध्यान रखना, विपो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट बेसिकली वर्क्स टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द, कोई अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट आ जाए, कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए, कैसे सर्व कराना है, इससे रिलेटेड कुछ पॉलिसी बनानी है, तो वो सारा काम विपो करता है। करेंटली इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। ठीक है, तो आपको इस सारी बातों का ध्यान में रखना है विपो में। अच्छा, अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है। देखो जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेज जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट्स हो। समझ रहे हो? रिसोर्सेज जिसमें कि क्या कंटेन हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो और एनिमल ब्रीड्स हो। दोनों बातों का ध्यान रखना। जेनेटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट है, एग्रीकल्चरल क्रॉप है, इन सब में जेनेटिक रिसोर्सेज कंटेन किए रह जाते हैं। अब देखो ट्रेडिशनल नॉलेज, क्योंकि एक शब्द यहाँ पर आया है तो इसका मतलब है कि ना हम अपनी प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो करते आ रहे हैं, जो कलेक्टिव और इंडिविजुअली हम नेचर के लिए करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब ट्रेडिशनल नॉलेज को थोड़ा और गहराई में समझाते हुए बोलेगा कि सबसे पहले देखो जेनेटिक रिसोर्सेज में देमसेल्फ कैनॉट बी डायरेक्टली प्रोटेक्टेड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इन्वेंशंस हैं जो डेवलप की जाती हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब है जो नॉलेज इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के पास होती है। देखो जो लोकल लोग होते हैं ना, अभी हम रिसेंटली एक हिल स्टेशन गए थे, वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो वॉलनट ट्री कैसे क्रिएट कर रहे हैं, कैसे वुड कटिंग करके वहाँ पर वो बहुत कमर्शलाइज्ड होटल्स नहीं बना रहे हैं, वो वुड कटिंग से कैसे वहाँ पर कैबिन्स तैयार कर रहे हैं, लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं जो लोग वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं। ठीक है, और वो अपने स्टाइल से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जैसे टेरेस फार्मिंग कर रहे थे, साइंटिफिक वे, इकोलॉजिकल वे में। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इंडिजिनियस लोगों को बहुत अच्छे से आती हैं। अब इसकी वजह से आप समझ लो वही लोग तो हैं जो लोकल लोग होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता है हेल्प्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 80% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ही डिपेंडेंट है फॉर इट्स प्राइमरी हेल्थ केयर, डब्ल्यूएचओ ने ये बात रखी। अब यहाँ ये कहता है कि क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में जब भी बात होती है। कह रहे सबसे बड़ी चीज़ है बायोपायरेसी, यानी एक्सप्लॉयटेशन, पेटेंटिंग और आपके जो ट्रेडिशनल नॉलेज का कमर्शलाइजेशन, जेनेटिक रिसोर्सेज का कमर्शलाइजेशन जो फॉरेन एंटिटीज़ करती हैं बिना बेनिफिट पहुंचाए, बिना बेनिफिट शेयर करे, वो कितनी गलत बात है ना? सारा काम लोकल पॉपुलेशन करे एंड यू आर नॉट गिविंग एनी बेनिफिट टू देम। उनको रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रहे हो कि इन लोगों की वजह से आज ये सारा कुछ स्टेबल है। गाइज आप सच बता रही हूँ मैं आपको, हिल स्टेशन में लोग इतने मेहनती होते हैं और वो एक एक चीज़ को अपने दम पे बनाते हैं। मतलब सीखने वाली बात थी वहाँ पर। तो वहीं पे ना वो लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन, पेटेंटिंग, कमर्शलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। फिर ये कह रहा है कि क्या
फार्मर्स पर भी इम्पैक्ट है, डेफिनेटली फार्मर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जो फार्मर है, जो स्टेपल फूड बनाता है क्रॉप से अपनी जनरेशन्स को वो देता है, उसका कोई इफेक्टिव राइट ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज चली गई हैं और वो पेटेंटेड वैरायटी लेकर अपनी चली जाती हैं। तो अब जैसे मान लो ऐसे आलू की कंपनी थी, पेप्सिको गई और वहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से आलू को देना शुरू करा, अपनी वैरायटी को उन्होंने पेटेंटेड थी। अब फार्मर ने चलो कॉन्ट्रैक्ट उस पे साइन कर लिया कि चलो मंथली इनकम वगैरह आती रहेगी, बाद में पता चला उससे भी बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा। मतलब उनका अपने ही चीज़ पर कोई खास राइट्स नहीं थे। फिर ये कहता है तीसरी चीज़ जो देखने को आती है दैट इज़ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। कह रहा है बहुत ज़्यादा ना रिस्क होता है लॉस का, ट्रेडिशनल नॉलेज के ट्रांसमिशन का यंगर जनरेशन्स के पास, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है, कल्चर चेंज होता जा रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्या हो जाएगी कि हमें ना ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर किस तरह से जो लोकल पॉपुलेशन होती थी उस जगह को कैसे मेंटेन करती थी। अब फिर देखो उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है ना, लीगल फ्रेमवर्क, वो बहुत इनएडिक्वेट है। कोई वो किसी भी तरह का बेनिफिट शेयर कम्युनिटी राइट्स को बचा नहीं पा रहा है। और हमारा जो कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के लिए वो बहुत इनसफिशिएंट है। कह रहा क्योंकि आप देख रहे हो वर्ल्ड वाइड हम हमेशा सुनते रहते हैं कि इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो हैबिटेट और इकोसिस्टम दोनों पे कितना असर पड़ेगा, और फर्दर वो फिर जेनेटिक्स रिसोर्सेज के हार्बर बनता है, तो कितना थ्रेटन भी तो कर रहा है ना ये सारी चीज़ें। तो कह रहा है गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे मेजर्स को लिया। कह रहा सबसे पहले ना ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी हमने तैयार करी है ताकि बायो पायरेसी और रॉन्गफुल पेटेंट कोई भी ना ले पाए। और इवन हमारा इसमें एक एक्ट भी है, इंडिया पेटेंट एक्ट 1970। फिर ना हम ये भी काम कर रहे हैं कि जो हमारा प्रोटेक्शन है प्लांट वेराइटी का या फार्मर्स राइट्स का, वो भी इस पे काम कर रहा है। हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। इवन हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ भी डेडिकेटेड मेडिसिन पे काम कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को बना रहे हैं। फिर ना हम यूनेस्को ने ना बोला कि हम योगा को भी एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जेनेटिक रिसोर्स और ट्रेडिशनल नॉलेज हमसे छूट ना जाए। फिर ये कह रहा है वे फॉरवर्ड में और क्या करने की ज़रूरत है, तो बोलता है कि एक काम करते हैं, हम ना कुछ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स और प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिश करते हैं जो एक्स सेतु और इन सेतु कंजर्वेशन कर पाए, प्लांट वेराइटी की ट्रांसफ़र करना हो कोई गुड प्रैक्टिस एंड ऑल, और ना हम सेटअप कर पाएँ और प्रमोट कर पाएँ हर्बल गार्डन्स को ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। फिर हमारा ये भी ध्यान है कि हम ना एडुक्वेट इनकम कम्युनिटीज़ को दे पाएँ जो बहुत एक्सपर्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज की। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज क्योंकि एक करिकुलम बना रहे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ का, वो भी हम चाहते हैं कि बच्चे ना वो भी सीखें। और इवन हमें पता है कि ना ट्रेडिशनल मेडिसिन और हीलिंग आर्ट स्टेट रन हॉस्पिटल्स में ना हम ये भी एक डिपार्टमेंट ज़रूर इस्टेब्लिश करें जो इस तरह के काम से भी पेशेंट्स को ठीक करें। समझ रहे हो? तो ऐसे रिकॉग्नाइजिंग लीडर एक्सपर्ट इनको भी लेकर आए, उस पे काम करें। तो इससे जुड़ी ना एक इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर वो दे रहा है कि कह रहा है कि जैसे देखो जो ट्रीटी हुई थी ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जेनेटिक रिसोर्स एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज की, कह रहा मैं ना इस ट्रीटी के बारे में भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कह रहा देखो ये ट्रीटी कंसेंसस से आई थी, तो एक 150 कंट्रीज इंडिया भी इसमें था, सबने बातचीत करके इसको निकाला था। नेगोशिएशन किया वीपो में 2001 में, फिर 1919 से इस पे चल रहा था, कोलंबिया प्रपोजल था ये। तो फर्स्ट वीपो जब ट्रीटी हुई तो इसमें एड्रेस यही सारी बातें की गई थी, क्योंकि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है, एड्रेस करना कोई भी क्राइसिस अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड आ रहा है, जेनेटिक रिसोर्सेज रिलेटेड आ रहा है, उसको दूर करना। अब यहाँ कह रहा है कि जो भी मेंबर स्टेट होते हैं वीपो के वो पार्टी का पार्ट बन जाते हैं और वो हर 3 महीने में इसको पूरा करते हैं, जिसमें जेनेटिक रिसोर्सेज और सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। अब यहीं पे कह रहा है कि जो ट्रीटी आई ना एक्नॉलेज उसको किसने किया था, यूएन ट्रिप ने, यानी यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। ये लोग का क्या है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही इसको अडॉप्ट करा था। लीगली नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है और इंडिया ने ना इसको बोला था कि रेजोल्यूशन सपोर्ट करता हूँ मैं। अब इस ट्रीटी से पता है बातें क्या निकल कर आई, इस ट्रीटी में बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। कहा गया कि ना पेटेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ना मैंडेटरी करने की ज़रूरत है। तो जो भी पेटेंट एप्लीकेंट है वो अपना बताएगा कि ये मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से मैं अपना जेनेटिक रिसोर्सेज का सोर्स ले रहा हूँ, वो सारी बातें बताएगा।
जो भी इन्वेंशन जो वो क्लेम कर रहा है उसको सब बताना पड़ेगा, और इवन ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा एप्लीकेंट को कि इंडिजिनियस पीपल और लोकल कम्युनिटी ने उसको कितनी ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोवाइड करी है। तो इफ़ द पेटेंट इज़ बेस्ड ऑन सच नॉलेज, तो वो उस हिसाब से फिर आपको पेटेंट मिलेगा। मतलब यू हैव टू डिस्क्लोज योर इन्फॉर्मेशन। फिर ये भी बोला गया, नेशनल लेवल पर मैंडेटरी कर देना है हमें कि फ्रेमवर्क्स और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही चलना है। ये सारी बातें की गई, और इसका देखो सिग्निफिकेंस क्या निकल कर आया कि इससे ना पेटेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। डेफ़िनेटली जो कि हम चाहते भी हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि लोकल कम्युनिटीज़ और जितने भी हमारे ये लोग जाते हैं ना, जिस जेनेटिक रिसोर्सेज हमारे लोग जाते हैं, उन सभी को इसमें कनेक्शन में लेकर काम करना है और मिस एप्रोप्रिएशन से बचाना है। यानी कि हमें मैंडेटरी जो भी ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर्स हैं वो ज़रूर करने हैं अब। तो एट प्रेज़ेंट क्या हो रहा है, ऐसी 35 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस को ज़रूर बोला है कि करना ही करना है। ठीक है? फिर एक हमने ना बायो पायरेसी को कर्व करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ को बोला है, स्पेसिफिकली जो बायोडाइवर्स साउथ वाली है ना, कि आप ट्रेडिशनल नॉलेज को ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर यूएस का ना पेटेंट था हल्दी पर। हल्दी तो हमारे देश की नहीं है, इंडिया की। फिर इनका नीम ऑयल पे इन्होंने पेटेंट लिया टू प्रिवेंट फंगस वर रिवोक्ड आफ्टर इंडिया प्रूव इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशनल यूज। इंडिया ने बोला भाई हम यूज कर रहे हैं, हमारे तो धर्म शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, तुम कहाँ से ले आए इस पे पेटेंट अपना। तो यहीं पे रोक दिया गया। तो यानी बायो पायरेसी से इंडिया ने अपने आप को बचाया। फिर ना हम ना अपना एथिकल इनोवेशन बहुत इनकरेज कर रहे हैं, यानी कि हम ना इंगेजमेंट इतनी सोर्स कम्युनिटीज के साथ कर रहे हैं ताकि हम ना एक कोलैबोरेशन मोड में जाके काम करें। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें देखो, ट्रेडिशनल नॉलेज ना, आप ये समझ लो जो वहाँ का इंडिजिनस बंदा होगा ना, उसको ज़्यादा अच्छे से आती होगी। आपको पता है यार, नेचर में जो शक्ति होती है, जो नेचर में बंदा रह रहा होगा ना, उसको ज़्यादा पता होगा कि हाउ टू हील विद द हेल्प ऑफ नेचर। आप बात को समझ रहे हो, पकड़ रहे हो मेरी? जो बंदा शहर में बैठा होगा उसको नहीं पता होगा चीज़ों को कैसे हील करना है, क्या करना है, और वहाँ पे जो ट्रेडिशनल लोकल बंदा बैठा है उससे बातचीत करके ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम जा रहे हैं आज बात करने के लिए, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पे। ठीक है, देखो थोड़ा सा इन्वायरमेंट बड़ा है बट आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइस, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आए हुए हैं। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसे ही मैंने आपको 1000 बार कहा है, कोई भी रिपोर्ट आ जाए गाइज उसको अलग से अपने जो भी यहाँ पर भी आप रिपोर्ट इंडेक्सेस के बारे में लिख रहे हो, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको अलग से ज़रूर लिखना शुरू कर दो। अब देखो क्या हो रहा है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है ना, वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अपने आप को बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंटल फॉर्म में है, ऑर्गेनाइजेशन का एक थिंक टैंक है, लगा लो आप, है ना। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। ठीक है, और ये 1971 में आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राइट, इसका पर्पस ही ये होता है कि जितनी भी इन्फ्लुएंस करना ग्लोबल एजेंडास को, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन की तरफ लोगों को बढ़ाना, है ना, और बिजनेसेस में इंगेज होना, ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्रियल एजेंडास पे काम करना। तो ये सब काम ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, और इसी के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसका नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024। ये जो रिपोर्ट होती है, ये इसमें एक इंडेक्स निकालती है जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पता है क्या करता है? 120 कंट्रीज को इवेलुएट करता है। किस मामले में इवेलुएट करता है, किस में चेक करता है? ये हर कंट्री का ये देखता है कि इनका एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस कैसा है, ये कितने सिक्योर, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ये देखता है। अब ये क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करते हैं अपनी मेथडोलॉजी वगैरह लगाकर, और इनका ट्रैक प्रोग्रेस पूरा चेक करते हैं। देखो इंडिया की रैंक ना 63rd थी, 63rd इस बार आई है 2024 में। पिछले साल ये 67th रैंक थी हमारी, तो हमने इसमें इम्प्रूव करा। ये कह रहा है क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो हमारा 2023 में था वो $1.8 ट्रिलियन था, जो कि 90% ग्रोथ सिंस 2021 दिखाता है। टॉप जो परफॉर्मर है वो है स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। आपको पता ही है ज़्यादातर स्कैंडिनेवियन नेशंस होते हैं। और इस बारी इसमें कमाल ये हुआ इस पूरे इंडेक्स में, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वाले में, कि 6 ऐसी G20 कंट्रीज थी जो टॉप 20 परफॉर्मर में भी हैं। तो इंडिया भी देखो कर सकता है
क्योंकि G20 के 6 नेशंस हैं, यानी इसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, चाइना भी है, यूके, यूएसए, ये वाली कंट्रीज़ हैं। 8 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो नेट ज़ीरो इमिशंस पर पहुँच चुकी हैं 2022 में ही। तो हमारे लिए ना ये बहुत बड़ा साइन है भाई, हम कहाँ पहुँच रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ना कौन सी कंट्रीज़ ऐसी थी जो कि नेट ज़ीरो इमिशन तक पहुँच गई हैं 2022 में ही। तो वो भूटान है, कोमोरोस है, गिबॉन है, गुआना है, मेडागास्कर है, पनामा है, सूरीनाम है। जनरेटिव एआई इवन कैन इनेबल एनर्जी कंपनीज तो वो $500 बिलियन एनुअली सेव कर पाएँ। हाउएवर जो ये रिपोर्ट ने हाईलाइट करा, कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी हैं, चाहे वो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी को लेकर हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को हाई होने की वजह से हो, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो एनर्जी ट्रांजिशन होता क्या है। एनर्जी ना ट्रांजिशन का मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्शन का शिफ्ट होना अवे फ्रॉम रिसोर्सेज दैट रिलीज अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जैसे हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, तो आपको पता है फॉसिल फ्यूल टू दोज दैट रिलीज लिटिल टू नो ग्रीन हाउस गैसेज। मतलब आज तो देखो हमारा जो सिस्टम है, हम कितना फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। सोलर से हम 57% यूज़ कर रहे हैं, विंड से हम 32%। ये सारा हमारा देखो, हम पहले एक समय था हम कोल पेट्रोलियम पे इतने डिपेंडेंट थे कि हम फॉसिल फ्यूल से ही एनर्जी जनरेट कराते थे। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। और चेंज होने से हमें पता चल रहा है कि जैसे सोलर है, विंड है, इन सब से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में, ताकि हम एक क्लीनर सस्टेनेबल ऑप्शन के पास जा पाएं और कार्बन इमिशंस को रिड्यूस कर पाएं। तो ना देखो, एनर्जी ट्रांजिशन फॉर इंडिया का सिग्निफिकेंस पता है क्या होता है। इससे ना हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी का पता चलता है। और अगर ना हम ये एनर्जी ट्रांजिशन कर लेते हैं ना, तो लोगों के लिए जॉब भी क्रिएट कर पाओगे। और आपके जो इतने वादे हैं, आपने ना पेरिस ट्रीटी भी करवाई है ना, आप फिर आपने पंचामृत भी, आपने बोला कि हम ऐसा करेंगे, फिर आपने वहां पर बोला कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशंस के टारगेट को फुलफिल भी कर लेंगे। तो अभी इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया का स्टेटस है, हम फोर्थ ग्लोबली हैं, कंट्री है जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। फोर्थ हम विंड एनर्जी में, फिफ्थ हम सोलर एनर्जी कैपेसिटी पर हैं। तो इस पे हमारा काम बहुत चल रहा है कि इंडिया जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को 2023 तक अचीव करने को बोल रहा है। तो अल्टीमेटली ना हमें ध्यान रखना है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ अ डेज। लेकिन ना जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं ना, कि एनर्जी को ट्रांजिट करने में, यानी फॉस्यूल फ्यूल से अब आप धीरे धीरे रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा रहे हो एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, तो उसमें ना सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर कैसा हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर का मतलब है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, एडवांस बैटरीज फॉर एनर्जी स्टोरेज फॉर नेक्स्ट जनरेशन, सी सारी की सारी चीज़ें। फिर इन्वेस्टमेंट डिस्पैरिटीज, कि इन्वेस्टमेंट जब आपका डेवलपिंग नेशंस करते हैं तो वो इनसफिशेंट है। चैलेंजेस परसिस्ट विद इन एंड अक्रॉस कंट्रीज, जैसे कि एनर्जी अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेस है, इस बारे में। तो इन्वेस्टमेंट पे भी क्या है, डिस्पैरिटीज है। तो क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें समझ लो आप $1.8 ट्रिलियन पहुंच चुका है। 90% जो ग्रोथ है सिंस 2021, एडवांस इकोनॉमीज की ये सब है। अनसर्टिनिटीज है सब्सिडी में, सप्लाई चेन में, क्योंकि बहुत हाई इंटरेस्ट रहे हैं अब तक। फिर जियो पोलिटिकल टेंशन और ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। फिर एनर्जी स्टोरेज लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा है। फिर ना देखो, अब समझो कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स क्यों हैं, क्योंकि जो भी हम प्रोजेक्ट लगाते हैं ना क्लीन एनर्जी के, वो बहुत पैसा मांगते हैं। उनकी अपफ्रंट कॉस्ट, जो उनकी शुरुआत में उनको लगाने की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है अगर आप उसको कंपेयर करते हो ट्रेडिशनल फ्यूल बेस उससे। एनर्जी स्टोरेज लिमिटेशन का मतलब है कि इसको मैनेज करना सोचो कितना ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ना कुछ नए स्टेप लें। तो कह रहा है कि सबसे पहला काम क्या करो, आप चाहते हो ना एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में अच्छा स्कोर आए, आप सबसे पहला काम करो, आप ना अपने इन्वेस्टमेंट गैप को ख़त्म करो। कह रहा बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों को फिनेंशियली सपोर्ट करो। एडवांस नेशन से, चाहे आप एडवांस नेशन से बोलो फैसिलिटेट करें वो आपको इस चीज़ के लिए। और वाइल ऑल्सो अनलॉकिंग मोर डोमेस्टिक कैपिटल भी लेकर आए इमर्जिंग एंड डेवलपिंग नेशन से। सेकंड बात ये कह रहा है, आप ना रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करो टू एडवांस डीकार्बोनाइजेशन।
कह रहा देखो क्योंकि स्ट्रांग पॉलिटिकल कमिटमेंट रहेगा तो उससे प्रोग्रेस एंड कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। तो हमें ना वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आपका डीकार्बनाइजेशन ज़रूरी हो गया है हमारे लिए गाइस। मतलब आप समझ रहे हो, बहुत से नेशन नेट ज़ीरो एमिशन तक पहुंच गए हैं, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन तक। दिस इज़ आवर एथिकल और सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी वहां तक पहुंचे। फिर हमें ना एनर्जी इक्विटी, देखो हमारे साथ क्या होता है, बहुत सारे हाउस होल्ड बहुत वल्नरेबल हैं, वो सोशल सेफ्टी नेट के अंदर भी नहीं आ रहे हैं। कंपनसेटरी मिल्स आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो उनको कैश ट्रांसफर या बेसिक उनकी जो टेम्परेरी इनिशिएटिव है उनको करना ही पड़ेगा ताकि ना वो अपने एनर्जी रिलेटेड कॉस्ट को एलिवेट होने से अगर वो बच कुछ होता है, जैसे मान लो आपने ना रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस लगा दिए, घर घर जाके लगा दिया आपने, सोलर पैनल लगा दिया, वॉट एवर लाइक है ना। अब वहां पर अगर उनके बिल्स अगर ज्यादा आ रहे हैं, वल्नरेबल हाउस होल्ड है, अपनी बेसिक चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहे, वो इतने हाईएस्ट बिल कैसे देंगे। उसके लिए कह रहे हैं कि आप ना सोशल सेफ्टी नेट में उनको पकड़ो और कंपनसेशन उनको प्लीज दे दो। फिर ये कह रहे हैं कि ना आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल पैसा नहीं लगाते हो। आप ना नई टेक्नोलॉजीज को अगर चाहते हो ना, सबसे पहले अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। आप क्या करो, नई नई बैटरी टेक्नोलॉजीज लेकर आओ। आपको लगता है ऑफशोर विंड आपके कंट्री में हो सकता है, करो। ग्रीन अमोनिया बेस्ड हाइड्रोजन लाओ, शिपिंग के लिए, स्टील प्रोडक्शन के लिए। ये ज़रूरी हो चुका है अब आपके लिए, ताकि अब आप धीरे धीरे आपका ट्रांजिशन टुवर्ड्स मूव करें रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर। फिर मेक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी अ ग्लोबल पब्लिक गुड। है ना, देखो आप ना रोड ब्लॉक्स को रिमूव करो, नॉलेज शेयरिंग, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप क्या करो, अपने सारे बैरियर्स ख़त्म करो जितने भी आपके रास्ते में आ रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज को एक्सेप्ट अडॉप्ट करने के लिए। फिर क्या करो, आप ना एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी तैयार करो। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा ना आरई टेक्नोलॉजीज के लिए, उसके लिए चाहे आपको ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लो, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है आपको, क्योंकि फास्ट ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आपके ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, आप उसको कैटेलाइज करने के लिए प्लीज़ ऐसा कुछ करो कि वो एक बहुत अच्छा काम कर पाए। अब ऐसे में ही एक बात आती है कि कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं ताकि हमारा एनर्जी ट्रांजिशन फैसिलिटेट हो पाए। तो ग्लोबल लेवल पर कुछ बातें हैं, कुछ बातें भारत के लिए बात करेंगे हम। देखो ग्लोबल लेवल पर बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि 2015 में इंडिया ने ही अपने देश में बनाया, इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में आपको मिलेगा। ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारा पूरा ध्यान है, क्योंकि भारत एक ऐसी कंट्री है जहां पर सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी बहुत मात्रा में प्राप्त है, तो हम उसको एज अ एक्सेस क्यों ना बनाएं। इंडिया ने भी इसके लिए नेशनल सोलर मिशन 2010 तैयार किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करेंगे जिसमें हम सोलर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते चले जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं सेकंड काम हमें करना है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम्स। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सभी पे इसमें हम चाहते हैं क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड हमारा होता चला जाए। और एक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करें, हम इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स को अडॉप्ट करते चले जाएं। फिर एक पैनल है क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स का, एक डाइवर्स, हम इसमें इंडिया भी इसका मेंबर भी है इवन। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स हम क्रिएट करें वर्ल्ड बैंक के द्वारा, नेशनल वाइड इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन तैयार करें। ऐसे ही बहुत सारे तरीके, हम चाहे बायोफ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे बाहर की कंट्रीज में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक यूरोपियन यूनियन ने 2023 में लॉन्च करा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इशारा कर रही हैं। जब भी आप लिखोगे ना एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में, तो प्लीज़ गाइस मेंशन ऑल दीज फैक्टर्स, जो जो भी इंडिया के द्वारा एक्सेप्टेड है, जो भी ग्लोबल लेवल पर अडॉप्ट किए जा रहे हैं, वो ज़रूर लिखना है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैनग्रोव्स कंजर्वेशन की तरफ हम चलेंगे। मैनग्रोव्स क्या होते हैं, क्यों ये न्यूज़ में रहे, क्योंकि कई बार ये आपको पता होना चाहिए। देखो देखो गाइस, क्या होता है, छोटी छोटी टर्म्स है, हो सकता है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को मैनग्रोव्स के बारे में पता हो क्योंकि बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखो जब हम पढ़ाने के कभी सोचते हैं ना, तो वो हमें सबके लिए ही सोचना होता है। तो गाइस, जो लोग भी नए हैं, जो बिल्कुल जस्ट अभी तैयारी शुरू करी है, उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक टर्म आपको चैनल पे दी जाएगी। देखो मैनग्रोव का मतलब क्या होता है, ऐसा श्रब, एक ऐसा ट्री जो कि कोस्टल या सलीन वाटर में पैदा हो उगे। मतलब ज़्यादातर जो मैनग्रोव्स होते हैं वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में होते हैं।
मैं क्लाइमेट का भी चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी जिसमें हम क्लाइमेट के बारे में ही पूरा पढ़ेंगे, हाउ क्लाइमेट वर्क्स, सारा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैनग्रोव्स बेसिकली आपके कई सारे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, हार्डी श्रब्स होते हैं जो सॉल्ट वाटर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, ये वॉलेटाइल एनर्जी इसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं। इनमें ना सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं, ज़्यादातर आपको मैनग्रोव्स में मिलेंगे। श्रब्स ये सारे के सारे बहुत ही ऐसे होते हैं जो सॉल्ट को टॉलरेट कर पाते हैं। इनको मैनग्रोव इसीलिए कहते हैं क्योंकि ग्रुप होता है। मैनग्रोव्स का मतलब समझते हो, एक ऐसा ग्रुप जिसमें ट्री एंड श्रब जो होते हैं वो कोस्टल इंटरटाइडल जोन में रहते हो, ऐसे स्पीशीज को हम मैनग्रोव्स कहते हैं। तो ये आपको ज़रूर ज़रूर ध्यान रखना है। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है, इसके बारे में हम देखते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, IUCN ने, इंटरनेशनल, आपको पता ही है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन और नेचुरल इन्वायरमेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो IUCN की जो रेड लिस्ट आई उसमें बोला गया कि जो भी मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसमें 50% ऐसे एग्जामिन किए गए हैं जो कि वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस में आते जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ योर एनवायरनमेंट और फॉर योर बेसिकली फॉर योर नेचर, जैसे इसका आपका हेडक्वार्टर्स भी ग्लैंड जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही होता है। तो IUCN का पता है पर्पस ही यही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस करके कंजर्वेशन कर कर हाई स्टैंडर्ड पर जाके एनवायरनमेंट को बचा लेना, रिसोर्सेज को बचा लेना। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN जिसका फुल फॉर्म है, ये बहुत समय से 1956 से ही ये काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से बचे हमारा एनवायरनमेंट, हमारे स्पीशी बचे, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज बचे, हम इकोलॉजिकली सस्टेनेबल होते चले जाएं। इसीलिए IUCN उस पर काम कर रहा है। अब डेटा की बात अगर करते हैं तो कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एडिशनल कंजर्वेशन एफर्ट बाय 2050 जो 5% मैंग्रोव्स है ग्लोबली खत्म होता जा रहा है। इसीलिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। कह रहा 16% मैंग्रोव सी लेवल से राइज होता होता सबमर्ज होता जा रहा है। 1.8 बिलियन टन जो आपका कार्बन सिंक है वो रिस्क में आ गया है। तो IUCN का बेसिकली यहाँ पर मामला ये है कि जो IUCN रेड लिस्ट है मैंग्रोव इकोसिस्टम की, उसको 36 रीजन्स ने असेस करा अक्रॉस 44 कंट्रीज में। इन्होंने एक्सपर्ट बैठे, उन्होंने चेक करा और एक ग्लोबल मैंग्रोव पहले तो अलायंस बनाई जिसमें कि हमारा इंडिकेटर जो भी हमारे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में जो भी इंडिकेटर्स थे उसमें स्टडी करी गई। अब देखा जाए तो इंडिया में जो साउथ इंडिया का जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है, श्रीलंका में, मालदीव्स में, नॉर्थ वेस्ट एटलांटिक में, ये क्रिटिकली इंडेंजर होता जा रहा है। तो हमारा जो साउथ इंडिया वाला मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो खतरे में आता जा रहा है। फिर ये कह रहा है कि नियरली 20% जो अगर हम मैंग्रोव्स को असेस करते हैं तो बहुत रिस्की है वो, और इतना ज़्यादा रिस्क है कि कोलैप्स होने का भी डर लगता है। यानी कितना खतरा है। फिर 33, और ये कह रहे हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम अगर प्लैनेट से चला गया तो आप यकीन मानो क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना एक्सट्रीम हो जाएगा कि आप उसको टैकल भी नहीं कर पाओगे। तो कह रहा मोर देन 20% वर्ल्ड का जो मैंग्रोव पॉपुलेशन है ना वो 1980 से लॉस्ट हो चुका है। बहुत सारे जो हैबिटेट्स हैं, प्लांट्स हैं, वो डिसअपियर हो गए हैं, उनको अब पता ही नहीं चल रहा। तो मैंग्रोव और इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम, देखो मैंग्रोव हमें देता क्या है, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे कवर कर रहा है एरिया, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेट कोस्ट में मिलता है अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में समझ लो 15% वर्ल्ड का कोस्ट लाइन पे मैंग्रोव इकोसिस्टम है। अब मैंग्रोव इकोसिस्टम करता क्या है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई वी आर रीडिंग, व्हाई डू वी वांट टू प्रिवेंट इट। हम इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, यानी कि 11 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन को ये स्क्वेस्टर करता है। सोचो कितने सारे कार्बन को ये खाता है एक तरह से। आप समझ लो कि कितना ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। इस कदर ये काम करता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। अगर मैं आपको कंप्लीट मीनिंग बताऊं तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और स्टोर कर रहे हो ताकि आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिड्यूस हो पाए। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर सेकेंड टाइम पे कह रहा है कि ये कोस्टल कैलमिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर मैनग्रोव्स हेल्दी होंगे तो वो सी लेवल के राइज को बचा लेंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को प्रोटेक्ट कर लेंगे,
फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे बहुत काम होता है। कह रहा 1500 जो स्पीशी है जो मैनग्रोव्स पे अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है, उनको आप बचा पाओगे। 15% वैसे ही ऑलरेडी थ्रेटन से एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये समझते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस तो है, बट इन्हें खतरा कहाँ से हो रहा है? कह रहा खतरा इन्हें होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जब जब बहुत सीवियर स्टॉर्म्स आती हैं, सी लेवल राइज कर जाता है, ये बेचारे मैनग्रोव्स एक्सटिंक्शन खत्म ही होने लग जाते हैं। फिर कह रहा है इंसान ने भी कमी नहीं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी हुई हैं। कह रहा डेवलपमेंट के करने के चक्कर में इंसान डैम कंस्ट्रक्ट करता है, अर्बन डेवलपमेंट के चक्कर में। कह रहा सारा नुकसान बेचारे मैनग्रोव इकोसिस्टम पे पड़ता है। फिर तीसरी चीज कह रहा है पोल्यूशन में भी हमारी जान ली हुई है। कह रहा कैसे? कह रहा सीवेज है, रन ऑफ है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट आ रहा है, मरीन कोस्टल टूरिज्म के चक्कर, अर्बन रन ऑफ आ रहा है। कह रहा सारा खत्म कर देता है। कह रहा समझ लो यहाँ का जो फौना है ना, उसका एंडोक्रीन सिस्टम खराब हो रहा है, रिप्रोडक्शन रेट उनका खत्म होता जा रहा है, फेमिनाइजेशन हो रहा है मेल फिश का। इवन देखो, अल्टीमेटली इंसान भी इसके घेरे में आएगा, क्योंकि वो मरीन अगर प्रोड्यूस को कंज्यूम कर रहा है ना, तो उसके शरीर पे भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। फिर अनसस्टेनेबल फिशिंग एक बहुत बड़ा कारण है। कह रहा है क्योंकि सस्टेनेबल मेथड से की नहीं जाती, जैसे श्रिम्प फार्मिंग होती है, इससे मैनग्रोव्स की रेजिलियंस ही खत्म हो जाती है। अब आपको समझना पड़ेगा इस शब्द के बारे में भी कि श्रिम्प फार्मिंग क्या होता है, क्योंकि हमें इसके बारे में भी समझना है गाइस कि व्हाट डू यू मीन बाय। देखो सबसे पहले श्रिम्प का मतलब समझ लो। झींगा मछली समझी है, सुनी है आपने? उसी को कहते हैं। अब हम समझते हैं कि झींगा मछली जो होती है उसकी फार्मिंग कैसे होती है। देखो एक्वा कल्चर बिजनेस होता है ये। मरीन में फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में श्रिम्प्स को प्रोड्यूस किया जाता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक लैंड पे रेस किया जाता है रिसर्कुलेट करते हुए। समझ रहे हो? अब श्रिम्प फार्मिंग से बेनिफिट तो यही होता है कि आपने ना मैनग्रोव को ड्राइव करते हुए आप क्लाइमेट चेंज वगैरह को बचा रहे हो और कोस्टल कम्युनिटीज को बचा रहे हो, वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हो। लेकिन एक साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होता है, देखो ये चीप होती है ना, लोग इसीलिए फटाफट इसको करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी वजह से मैनग्रोव्स पे कितना गंदा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना श्रिम्प फार्मिंग के, क्योंकि साथ साथ जब आप कर रहे हो तो इसके वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल कर आएंगे। तो इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो उसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस लिक्विड वगैरह आते हैं, जो कि जब भी पॉन्ड्स में या कहीं पे भी जाएंगे तो वो वाटर क्वालिटी को भी खराब करेंगे। समझ रहे हो? नाउ मूव टू दैट कि हमने ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए हैं जिससे मैनग्रोव कंजर्वेशन होते जाए। तो उसके लिए कह रहा है कि इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो मैनग्रोव कवर इन इंडिया इंक्रीज हुआ बाय 17 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे बड़ी बात। फिर एक मिष्टी प्रोग्राम हमने चलाया जिसका फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये गवर्नमेंट डेड इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इसका काम है सॉल्ट एंड लैंड्स को कवर करना। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है लोकल कम्युनिटीज को ताकि मैनग्रोव प्लांटेशन हो पाए। ये अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं ताकि लोगों को एजुकेट कर पाए मैनग्रोव्स की इम्पोर्टेंस के लिए। फिर एक ऐसा ही प्रोग्राम है सेम इनिशिएटिव, यानी सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम। एक्वाकल्चर को फर्म्स को बिल्डअप करने के लिए बनाया गया है। मैजिकल मैनग्रोव्स कैंपेन WWF जो वर्ल्ड वाइड फंड है ना, उन लोगों ने इंडिया के साथ ज्वाइन करके हमने ताकि हैज जॉइंट सिटीजन इन 9 कोस्टल स्टेट ऑन मैनग्रोव कंजर्वेशन। ऐसे ही हमने ना नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम बनाया ताकि हम मैनग्रोव्स को, कोरल रीफ्स को बचा पाएं। और इवन आप देखो जान के बड़े ही खुश हो गए कि जब ना हमारा COP27 चल रहा था शर्म शेख इजिप्ट में, मैनग्रोव के ब्रेक थ्रो के लिए एक बहुत बड़ा काम क्या करा गया था कि वहाँ पे एक हाई लेवल कमेटी बैठी, ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस बैठा, और सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर टारगेट रखा कि फ्यूचर में हम 15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इसको बचा लेंगे। और ये काम 2030 तक हम कर लेंगे, जिसके लिए चाहे $4 बिलियन सस्टेनेबल फाइनेंसिंग भी चलेगी। तो कलेक्टिव एक्शन लिया जाएगा, इसमें मैनग्रोव के लॉस को बचाएंगे हम, रिस्टोर करेंगे जो रिसेंट लॉसेज हुए उसको रिस्टोर करेंगे, हाफ ऑफ दैट लॉसेस को सस्टेनेबल वे में काम करेंगे। अब कह रहा है कि और क्या ऐसे तरीके अपनाए जाएं, तो वे फॉरवर्ड में पहले बोला जा रहा है कि लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। यानी कि हमें अपने एग्जिस्टिंग जैसे लॉ है हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसको स्ट्रेंथन करना होगा। हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 1986 है,
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इन सभी को हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सेकंड काम हमारा क्या होगा, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का, जिसमें हम मैंग्रोव रिस्टोरेशन करें, रीजंस को आइडेंटिफाई करें, रिस्टोरेशन की तरफ उन्हें लेकर जाएं, हम ग्रीन बेल्ट्स और बफर जोन इस्टेब्लिश करें। तीसरा काम हम ये करें, हम ना वेटलैंड सॉइल एलिवेशंस को भी रेगुलेट करें। हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट के साथ मिला लें, जैसे सुंदरबन डेल्टा, जो सुंदरबन हमारा मैंग्रोव है ना, उसको हमने सुंदरबन नेशनल पार्क के साथ कनेक्ट करा हुआ है, ताकि उसकी कंजर्वेशन एफर्ट हम साथ साथ लेते चले जाएं। तो वो काम हमें करना है, हर किसी के साथ, हर जगह जहाँ भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट के साथ कनेक्ट कर दो। फिर ये कह रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चाहे जो कोर रिसर्च है, डेटा कलेक्शन है, हर लेवल पे करें हम। इसीलिए देखो इसने कहा ना, इंपॉर्टेंट मैंग्रोव पैचेस जैसे कि मैंग्रोव जर्म्स प्लास, एक प्रिजर्वेशन सेंटर यहाँ बना दो आप। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बेहद ज़रूरी है। हमने इवन यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड लिया है 2021 से 2030 का, ताकि हम बचा पाएँ अपने मेरीन सिस्टम को, हमारे मैंग्रोव इकोसिस्टम को फोकस करते हुए। दिस इज़ अबाउट योर मैंग्रोव्स। नाउ मूव टू दी कोरल ब्लीचिंग वाले पार्ट पे अब हम चलते हैं। इंडिया में कोरल कहाँ-कहाँ पे रहता है, तो ये है इंडिया का पार्ट। गल्फ ऑफ कच्छ, अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। इन सभी जगह पर क्या है आपका, कोरल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग हैज बीन सीन। कहाँ पर? इंडियन कोस्ट पे, जिसने बहुत ज़्यादा लक्षद्वीप को, गल्फ ऑफ मन्नार को, पाक बे को, इन सभी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, क्योंकि कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जैसे ही ये शब्द आया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको समझें, क्योंकि मैं कह रही हूँ देखो गाइस, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये सारी बातें पता हो, लेकिन हमें ऐसे चलना है कि कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं नए एस्पिरेशंस के साथ, तो उनको भी पता है। देखो कोरल ब्लीचिंग कब होती है, ध्यान से समझना। कोरल ब्लीचिंग का अर्थ है कि जब पानी बहुत गर्म हो जाए, उसमें एल्गे अपने टिश्यूज वगैरह के साथ जी ना पा रही हो, और कोरल पूरा तरह से वाइट होता चला जाए, तो समझ लेना चाहिए कि कोरल ब्लीचिंग हो गई है। और कोरल ब्लीचिंग से क्या होता है, कोरल मरने लग जाती है, कोरल का क्या हो जाता है, डाई होने लग जाती है। रीफ रेयरली कम बैक, फिर दोबारा से रीफ रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। तो कोरल ब्लीचिंग इज वेरी हार्मफुल। टेम्परेचर का बढ़ना, पोल्यूशन के बढ़ने से ऐसा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं ऐसे कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इंस्टेंसेस आए जहाँ पे ब्लीचिंग देखने को मिली। तो सबसे पहले हमारा लक्षद्वीप आइलैंड था। आइलैंड कैसे बना होता है, कोरल अटॉल्स, जहाँ पर सिग्निफिकेंट रिस्क था कोरल ब्लीचिंग का। तो ब्लीचिंग कैसे आई, कह रहा सभी स्पीशी में दिखने लग गई थी। जो भी यहाँ पे कवरती आइलैंड में थी, यहाँ पे पोराइट्स, साइनेटिक, सब पे होने लग गई थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टॉलरेंट होती है स्पीशीज यहाँ पर है, लेकिन ये भी ब्लीच होने लग गई। फिर कह रहा गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ जब बढ़े, तो कोरल रीफ्स बहुत डिटोरिएट हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर दोनों थे। जो लिव कोरल कवर था उसका, वो पूरा डिक्रीज होता जा रहा था। कह रहा पाक बे में भी, गोवा में भी, हर जगह ऐसा होने लग गया था। अब कोरल्स बेसिकली, ध्यान से सुनना, कोरल्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलती है। देखो एक तो होता है कीस्टोन मरीन। कीस्टोन मरीन वो स्पीशी है जिसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है पॉलिप्स और फोटोसिंथेटिक एल्गे का, जूएक्सथेनिन। फिर एक है इसमें कोरल्स का, इसमें बता रहा है कि ये तो इसका कीस्टोन मरीन होता है। कीस्टोन मरीन में समझ लो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है ये, मरीन एनवायरनमेंट का, सॉल्टी वाटर मिलता है। कह रहा है कोरल्स के लिए यू नीड टेम्परेचर आपका 23 से 29 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सलीन वाटर क्वालिटी जो होती है वो 32 से 42 पर्ट्स पर थाउजेंड होनी चाहिए, और उस जगह पर क्लियर एंड शेलो वाटर हो, और सनलाइट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये कह रहा है अबेंडेंट सनलाइट की कोरल्स को ज़रूरत पड़ती है। रहते कहाँ पर है ये, तो ये आपके एक्वेटिक स्पीशी में रहेंगे, कोस्ट में रहेंगे। सिवियर स्टॉर्म इवेंट जैसे साइक्लोन वगैरह है, उसको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, ये वहां पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्या हो जाता है इनकी लाइफ में, कोरल ब्लीचिंग नाम की एक चीज आती है जिससे वो खराब हो जाते हैं। देखो हेल्दी कोरल ग्रीन ग्रीन लगेगा आपको, स्ट्रेस कोरल थोड़ा ग्रीन कलर खत्म होता जा रहा है, ब्लीच कोरल तो बिल्कुल वाइट ही हो जाएगा। समझ लेना ये कोरल खत्म हो चुका है। अब कोरल ब्लीचिंग कैसे हुई, तो सस्टेन्ड हमारा सी सरफेस का जब टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से 90% पिगमेंटेशन, न्यूट्रिशनल नीड जो है वो ऐसी होने लग गई कि उससे होस्ट उसका अपना छोड़ के चला जाता है,
तो वो वाइट होने लग जाती है कोरल, और कोरल ब्लीचिंग होने लग जाती है। कोरल ब्लीच एंड वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाती है। तो ग्लोबल कोरल मास कोरल ब्लीचिंग के इवेंट आज ही नहीं आ रहे, है ना, 1998 में पहली बार आया, फिर 2010 में, 2014-17 में आ रहा है, 2023-24 में तो फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट देखने को मिला। तो जो मेंस के बच्चे पेपर लिखने जा रहे हैं, बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। इवन ऐसा एस्टिमेट करा जाता है कि 30% वर्ल्ड का कोरल रीफ सिवियरली डैमेज हो चुका है, और जो बचा कुचा 60% है वो 2023 तक खत्म हो जाएगा। 2030 तक तो आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या हालत होगी। अब कोरल रीफ ब्लीचिंग का पहला मुख्य कारण है इंक्रीजिंग सी सरफेस टेम्परेचर, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बहुत बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रेडिएट हो रही है एटमॉस्फेयर में, बहुत एक्सेस ऑफ जो ऑब्जर्व किया जा रहा है ओशंस के द्वारा। ट्रॉपिकल रीजन में सी सही सरफेस टेम्परेचर था वो 1% डिग्री बढ़ाता रहा। फिर मरीन हीट वेव्स सेकंड कारण, एक्सपोनेंशियल राइज है आपका सी सरफेस टेम्परेचर में। अंडर वाटर सर्वे हुआ, 85% जो कोरल था आपका गल्फ ऑफ मन्नार में तमिलनाडु में वो ब्लीच हो गया। कितनी शर्म की बात है, हीट वेव के कारण। कह रहा एल्निनो और पीछा नहीं छोड़ रहा। कह रहा सर्टेन एरियाज में मैक्सिमम मीन टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है जिससे कोरल ब्लीचिंग होने लग जाती है। फिर कह रहा ओशन करंट भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। हीटिंग पैटर्न हमारे लैंड एंड सी के ओशन की सैलिनिटी को खत्म कर रहे हैं। फिर ओशन का एसिडिफिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग है। यानी सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बॉटम ट्रॉलिंग है, डस्ट का डंप इतना बढ़ता जा रहा है जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा और कोरल ब्लीचिंग होती जा रही है। और भी कारण है, कह रहा बायोलॉजिकल इन्वेजन को कम कारण मत समझना। कह रहा जो सी वीड्स होती है ना, ये ब्लीच्ड कोरल्स को रिकवर में होने ही नहीं देती है। कह रहा ग्रेट बैरियर रीफ, उसके साथ यही तो हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जहां पर ये सारे रीजन बनते हैं कोरल ब्लीचिंग के। कह रहा क्या इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया कभी कोरल ब्लीचिंग के लिए? तो यस, हमने एक एक्ट बनाया, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन ऑफ 1991, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर हम पूरी तरह सज हुए कि हमें ओवरऑल कोरल रीफ्स का इंडिया में किस कदर प्रोटेक्शन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात आई हमारी इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज बाय गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट के बारे में। यानी इस इनिशिएटिव में एम्पावर करने की बात की गई कि भाई हमें अपने लोकल फिशिंग कम्युनिटीज को एडिशनल और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली देना है, और ऐसे एफर्ट हमें लगाने हैं ताकि हम मरीन रिसोर्सेज को प्रेशर को हम रिड्यूस करते चले जाएं। चाहे कोरल रीफ हो, हमें बहुत इस पे कंट्रीब्यूशन करना है। सेकंड बात थी कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर, कह रहा गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात का मरीन नेशनल पार्क 2008 में इसको लॉन्च करा गया। जानते हो क्यों? ताकि हमारा एक पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत हम इंटरनेशनल सिस्टम से अपने कोरल सिस्टम को बचा पाएं। फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर गल्फ ऑफ कच्छ के लिए रिस्टोरेशन की बात भी कर दी थी। तो 10,000 ईयर्स पहले हमने ऐसा करा। फिर अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड में आता चला गया कि हमने अब ये कह रहा है कि और ऐसे तरीके अपनाने ही पड़ेंगे जिसके चलते हम कोरल ब्लीचिंग को रोक पाएं। तो उसका पहला हमने तरीका बनाना है कि मल्टीलेटरल कोऑपरेशन इन पॉलिसी मेकिंग पे काम करना है। कह रहा इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव में क्या करना है आपने? आपने ग्लोबल इनफॉर्मल पार्टनरशिप लेकर नेशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को कोरल रीफ्स को प्रिजर्व करना है। कह रहा 1994 में क्या हुआ, पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी। इंडिया भी इसका आईसीआरआई का मेंबर है और इसका भी मेंबर है ताकि हम इस पे काम करें। वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट हमने चलाए, यूरोप के अंदर एक्वेरियम हमने तैयार करा बैंक ऑफ कोरल्स का, ताकि इसको रीपॉपुलेट कर पाए। देखो कितना बड़ा स्टेप करा गया। तो कह रहा इंडिया में भी हमें ऐसा करना चाहिए। फिर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कह रहा हम बायो रॉक टेक्नोलॉजी से हम क्या करें, मिनरल एक्रिएशन टेक्नोलॉजी को इनोवेट करें, नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल्स बनाएं। और एग्जाम्पल के तौर पे यूज इन द गल्फ ऑफ कच्छ कोरल रिस्टोरेशन, ये सुपर कोरल्स है। एक्स सेतु ब्रीडिंग ऑफ हाई टेम्परेचर जो रेजिस्टेंट कोरल्स होते हैं, इससे आप ह्यूमन असिस्टेड एवोल्यूशन कर पाओ। उसके बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल एफर्ट लेने की भी बहुत ज़रूरत है। हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा सस्टेनेबिलिटी पर कि किस तरह हम अपने, अगर हम कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये हमें फैसला लेना ही होगा। बिल्ड करें हम रिजिलियंट कोस्टल कम्युनिटीज़ को, अवेयरनेस उनकी जगाएं,
ताकि वो एक सस्टेनेबल फिशिंग करें, कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ का अपना पूरा पूरा साथ दें। तब जाके गाइस हम कोरल्स को बचा पाएंगे, और उनका बचना बेहद ज़रूरी है, कि अगर कोरल्स नहीं बचेंगी तो आप समझ लो मरीन एनवायरनमेंट खराब होगा हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऑन फॉरेस्ट, IAF के हम बारे में बात करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखो, 19 सेशन था यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का, अंडर द इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। इसमें हमने बात करी कि हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को डिटेक्ट करेंगे और करेंगे, डिक्लेयर करा कि भाई लोगों को साइंस, टेक्नोलॉजी, फिनेंस को मिला के इस काम को करना है। क्या करना है? इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। इसके बारे में ध्यान से समझो। देखो, हमने ना कुछ गोल्स बनाए हुए हैं। क्या गोल्स बनाए हैं? ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स बनाए हैं। जैसे हमारा पहला गोल है, रिवर्स करना है हमें जो भी फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है, बहुत ज़रूरी है। फिर हमें ना इम्प्रूव करना है अपने फॉरेस्ट बेनिफिट्स एंड लाइवलीहुड को। तीसरा काम करना है हमें अपने फॉरेस्ट एंड यूज ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है, मोबिलाइज करना है। ये सारे काम हमें ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स के लिए करने हैं। अभी कह रहा है UNFF जो 19 मीटिंग है उस पर काम करते हैं। है ना, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, वर्ल्ड आज की डेट में ऑफ ट्रैक हो चुका है। वो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है, और अभी अब ऑफ ट्रैक हो तो कैसे आप फॉरेस्ट गोल 2030 को अचीव कर पाओगे? ये बहुत बड़ा सवाल सभी के अंदर चल रहा है। अब यहाँ ये बात करता है कि मेंबर जो है वो भी रीअफर्म्ड है कि जो भी हमने UN स्ट्रेटेजिक फॉरेस्ट 2017-30 का बना रखा है, क्या ना, वहाँ पर भी आपको सभी तरह के फॉरेस्ट वगैरह को बचाना है। तो यानी कि ज़रूरत क्या है? ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस जो हमारा है क्लाइमेट चेंज को लेके, मैंने आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। हमारे प्लानट पे 3 तरह के क्राइसिस हैं। एक हमारा क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन। अब ये कह रहा है कि कुछ एंटिटीज हैं जिन्होंने जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन टेक्स्ट बाय जापान है, मॉडल फॉरेस्ट एक्ट इनिशिएटिव है, तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो इंडिया भी अपने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए पास्ट 10 ईयर्स में ऐसे साइंटिफिक तरीकों को अपना रहा है। इंडिया इस पे काम जरूर कर रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि ना, जो इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट है उसका क्या काम है, उसके बारे में हम समझते हैं आज, कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको करना क्या है। देखो, सबसे पहले ये समझ लो, IAF यानी इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट 2000 में स्टैब्लिश किया गया। ये किसका सक्सेसर था? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट का एंड इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट का। बेसिकली ये एक तरह का हमने करा, फोरम और पैनल दोनों का हमने IF की तरह बनाया। IAF का काम क्या है? मैनेज करना, कंजर्व करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। जितने भी तरह के आपको जंगल दिखते हैं, जितने भी तरह के फॉरेस्ट दिखते हैं, और वहाँ पर एक स्ट्रेंथन यही करना कि भाई वहाँ पर पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ काम किया जाए और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की तरह काम किया जाए। और ये सारा कुछ कब हुआ? पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा में हम बहुत ज़्यादा इस मामले में सीरियस हुए। सीरियस हुए तो हमने क्या करा? सबसे पहले इसके कंपोनेंट हमने तैयार करे। क्या यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट स्टैब्लिश करा। उसका काम क्या था? उसका काम यही था सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करवाना, स्ट्रेंथन करना पॉलिटिकल कमिटमेंट्स को। कोलैबोरेशन पे हमने बहुत ज़्यादा इस पे काम करना शुरू कर दिया। हमने इसीलिए ये सारे फैसले लिए ताकि हम ना अल्टीमेटली अपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन को और अच्छे से कर पाएँ। इसके लिए हमने वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप भी करा। तो IAF का काम ही यही है कि पूरे अरेंजमेंट्स के साथ जितने भी तरह के फॉरेस्ट हैं उन पे काम करना। अब आप मुझे लिख कर बताओ कमेंट सेक्शन में, राइट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विच फाउंड्स इन इंडिया। इंडिया में कितने तरह के जंगल पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीट वेव। हीट वेव क्या होता है? और देखो, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहे हो तो 2024 ने आपकी आंख खोल दी होगी कि कैसे क्लाइमेट चेंज, किस कदर हीट वेव कितना ज़्यादा परेशान करती है। देखो, न्यूज़ में इसलिए रहा कि रिसेंटली 37 सिटीज़ जो आपकी नदर्न एंड सेंट्रल रीजन्स की हैं, उन्होंने 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब दिल्ली में अगर मैं बताऊँ 49-50 तक टेम्परेचर जा चुका है। कितना बड़ा रिस्क है, आप सोचो। मतलब मुझे ऐसा लगता था सड़क पे जाके सड़कें ही ना जलने लग जाए, इतना गर्म, इतनी हीट वेव्स। फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं हीट वेव्स की? एंटी साइक्लोन, एब्सेंस मॉइस्चर ही खत्म हो जाता है, क्लाउडलेस स्काई, स्काई में क्लाउड ही नहीं है, हॉट ड्राई एयर है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। तो हीट वेव बेसिकली होता क्या है? हीट वेव बेसिकली एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर
अनयूजुअली हाई टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। इस बार गाइस बहुत लोग हिल स्टेशन की तरफ भी जब जा रहे थे, उन्होंने कहा वहाँ पर देहरादून जैसी जगह जहाँ पर एक बहुत ही प्लेजरेबल क्लाइमेट होता है, वहाँ पर 41 डिग्री टेम्परेचर, सोचो आप, इतना गंदे। हीट वेव बेसिकली डिक्लेयर डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह पे हीट वेव टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हीट वेव होती है, तो वो कौन से हैं? मेट्रोलॉजिकल फैक्टर है, क्लाइमेट फैक्टर्स हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें। अब आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या ऐसा क्राइटेरिया तय करता है हीट वेव्स का? क्या क्या क्राइटेरिया, देखो हीट वेव कंडीशन कैसे कैसे प्रिवेल करती है। नॉर्मल टेम्परेचर कितने हैं, डिवेट टेम्परेचर इतने ज्यादा हो रहा है, सोचो आप, ये हीट वेव का कंडीशन है, 40 से भी अबव जा रहा है, सिवियर में तो मतलब आप सोचो 6 डिग्री से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो व्हाट शुड अ व्हेन शुड अ हीट वेव शुड बी डिक्लेयर, जब टेम्परेचर, याद रखना, सभी लोकेशन पे जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कोस्टल लोकेशन पे टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाए, समझ लेना चाहिए कि अब हीट वेव हमें डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ कह रहा है जैसे कि देखो मरीन हीट वेव्स होती हैं, वो कैसी होती है? सी वाटर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा रहा, समझ लेना चाहिए वहां पर मरीन क्लाइमेट पे असर पड़ने वाला, और ज्यादातर ये देखा जाता है स्ट्रॉन्ग एलिनो की वजह से। वार्म नाइट मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ज्यादा है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सारी कंडीशन देखो, यहाँ पे कितना सुंदर डायग्राम देकर उन्होंने बताया है कि कैसे होता है मरीन हीट वेव्स। मरीन हीट वेव्स के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरफ विंड चल रही है, क्लाउड का कवर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आउट गोइंग आपके लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रही है, इवेपोरेशन हो रहा है, सोलर हीटिंग कर रहा है। ये नॉर्मल कंडीशन पे चल रहा है कि क्लाउड भी नजर आ रहे हैं, विंड्स भी चल रहे हैं, सब। यहाँ देखो, जब हालत खराब है, जब हीट वेव कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर विंड भी आपकी बहुत वीक है, और जो आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो हाई है, क्लाउड कवर बहुत कम है, और आपका इवेपोरेशन चीजें हो ही नहीं रही है, सोलर हीटिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, हीट वेव जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। फिर हम समझते हैं कि अगर हीट वेव किसी भी जगह पर होगी तो उसका असर क्या होगा। तो उसका सबसे बड़ा असर ह्यूमन हेल्थ पे जाके देखने को मिलता है। क्या मिलता है? हीट के क्रैम्प्स पड़ने शुरू होते हैं, जिसको हम एडर्ना स्वेलिंग कहते हैं, और एक साइन कॉप होता है जिसको लोग फेंट हो जाते थे, बेहोश होके गिर रहे हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री से ज्यादा जा रहा है। हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक मारना, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस चला जाना, कोमा में बंदा चला जाएगा, इतना गंदा टेम्परेचर। कह रहा आईएमडी ने बोला 2000 से 2020 का अगर हम फेज उठाते हैं, 10,000 लोगों की जानें चली गई हीट वेव से। सोचो आप, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बात कह रहा है। फिर इसका हेल्थ पर असर पड़ा, एनवायरनमेंट पे और गंदा असर। कह रहा है एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी, कूलिंग अप्लायंसेस, अब एसी सोचो इस बार ही फेल हो गए, कूलिंग अप्लायंसेस हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वाइल्ड फायर्स ड्रॉट बढ़ जाएगा, आपकी एयर क्वालिटी और गंदी हो जाएगी, क्योंकि हीट वेव्स की वजह से वाइल्ड फायर लगेगी, डेजर्ट पे डस्ट बढ़ेगा, हीट क्वालिटी अच्छी थोड़ी ना होगी, फिर आप सॉरी एयर क्वालिटी खराब होगी, सॉइल का मॉइस्चर डिप्लीट होने की वजह से, क्योंकि इवेपोरेशन इतना कम हो रहा है, प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ेगा, ओवरऑल सॉइल हेल्थ खराब होगी। और इतना ही नहीं, इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है, सोसाइटी पे भी असर पड़ता है, कि हमारा प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगा। कह रहा एज पर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लूज अराउंड 5.8, हमारा डेली वर्किंग आवर्स खराब हो रहे हैं। सोचो आप, क्यों, क्या हुआ? आपने सुना होगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 12 बजे से 3 बजे तक काम नहीं करने दिया जाता था मजदूरों को, क्योंकि इतनी हीट होती थी। तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन रुक रहा है, माइग्रेशन नहीं होगी इससे, ज्यादा से ज्यादा लोग सोचेंगे फोर्स माइग्रेशन, भागेंगे उस जगह को छोड़ के, आपकी क्रॉप्स खराब हो रही हैं, आपका लाइफ स्टॉक खराब हो रहा है, ओवरऑल फूड सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कैसे संभालोगे। नेशनल गाइडलाइंस हालांकि हमने ली, अर्ली वार्निंग्स की तरफ हम बढ़े कि भाई करना पड़ेगा, कुछ कलर कोड बनाए हमने हीट वेव वार्निंग्स के। आपने सुना होगा कि आज ऑरेंज अलर्ट लगा है फला जगह पर, रेड अलर्ट लगा है, ग्रीन अलर्ट का नॉर्मल डे, येलो का मतलब हीट अलर्ट है कि भाई थोड़ा 2 दिन तक थोड़ा सा हीट वेव से बच के रहिए। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है सीवियर हीट अलर्ट है, 2 दिन 4 दिन कंडीशन हीट वेव्स की बहुत गंदी रहने वाली है, घर में बैठो। एक्सट्रीम हीट अलर्ट है, रेड अलर्ट का मतलब है कि बहुत समय, 6 दिन तक टेम्परेचर बहुत गंदा रहने वाला है, घर में पैक हो जाओ या वॉट एवर द वे यू कैन।
तो मिटिगेट करने का क्या तरीका है? तो मिटिगेशन मेजर के लिए बोला जा रहा है कि आप एक काम करो, कूल शेल्टर्स बनाओ सबसे पहले तो। जैसे सिमिलर टू साइक्लोन डिजास्टर रिलीफ सेंटर, पब्लिक कूलिंग सेंटर बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट आया बार्सिलोना, पेरिस और रॉटरडैम में। यहाँ पर ये किया जाता है क्योंकि ये बहुत हीट वेव्स है ना, तो कूलिंग शेल्टर्स बनाने की ज़रूरत है। सेकंड, आप क्या करो, बिल्ट एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करो, हीट रेजिलिएंट वाला है जो भी है। आप इंडिजिनियस नॉलेज को, उसके मेथड्स को यूटिलाइज करना शुरू कर दो। फिर आप ना रेगुलेटिव प्रोविजंस को इंक्लूड करो, पैसिव वेंटिलेशन, कूल रूफ टेक्नोलॉजी, ये सब की ज़रूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग करो फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एट लोकल लेवल। ये बहुत सारी चीज़ें कर कर आप टेम्परेचर को मिटिगेशन से बचा पाओगे। Now move to the next topic, that is the second last topic, that is फायर सेफ्टी रेगुलेशंस इन इंडिया। ऐसा पर आपने देखा, क्योंकि हीट वेव्स बहुत ज़्यादा थी, कई कई जगहों पर बहुत आग लगने की खबरें आई। घरों में 3 दिन एसी चल रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज कि रिपोर्ट रीसेंट फायर एक्सीडेंट आपके गेमिंग जोन राजकोट गुजरात में हुआ। फायर क्रैकर फैक्ट्री हारदा मध्य प्रदेश में हुआ। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था दिल्ली का, जहाँ पर फायर लग गई। तो भाई साहब, इतने सारे इंसिडेंट एक साथ कैसे आए? तो एनसीआरबी बीच में आई भाई। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया 2022 में कि 7,435 लोग जो हैं वो किल कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा फायर एक्सीडेंट हुए। 800 फैक्ट्री में फायर लग गई लास्ट 2 इयर्स में, दिल्ली के अंदर अंदर। सोचो आप, वायलेशन हुआ है फायर सेफ्टी नॉर्म्स का, ह्यूमन नेग्लिजेंस का, ये सारी चीज़ों का। तो एग्जिस्टिंग फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड पर चलते हैं। रेगुलेशन इंडिया में इसके लिए क्या है? देखो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्या है कि फायर सर्विस एक स्टेट सब्जेक्ट है। फायर सर्विस एक स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें जो आपका इंक्लूजन क्या है, 12th शेड्यूल के पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। क्योंकि वहां पर ना म्यूनिसपैलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी पार के बारे में दे रखा है। तो उसके बारे में नेक्स्ट आता है आपका कि स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है फायर प्रिवेंशन के लिए, ताकि वो सेफ मेजर्स ले पाए। ये काम इनका है। दूसरा ना, नेशनल बिल्डिंग कोड वालों ने, जैसे ये पब्लिश ने कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसे निकाल कर आता है, 1970 से लाया, ताकि सेंट्रल हमारे निकल के चीजें आए। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्टेट गवर्नमेंट की, इसको इनकॉर्पोरेट करना है। फिर हमने कुछ ऐसे बाई लॉज बनाए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के चलते। फिर हम क्या कर रहे हैं, मॉडल बिल तैयार कर रहे हैं। और ऐसा ही ना, गाइडलाइंस भी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए भी, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए भी। सारे काम हम करते जा रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं, लेकिन पता है क्या होता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेके कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे फर्स्ट चैलेंज क्या है, यूनिफॉर्म सेफ्टी लेजिस्लेशन की एब्सेंस। बहुत सारे जो स्टेट है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, इनके पास अभी तक फायर सेफ्टी जैसे लेजिस्लेशन है ही नहीं। इनके पास कोई है ही नहीं कि कैसे काम करना है। अगर आग लग जाए कहीं पर इस कदर, तो वहां पर कैसे इलीगली उसको हैंडल करना है। सब ऑप्टिमल गवर्नमेंट ओवरसाइट। फायर सेफ्टी गाइडलाइंस क्योंकि इन्फोर्स ठीक ढंग से लोकल बॉडीज में नहीं की गई हैं। अरे, लोकल बॉडीज का ये फर्ज बनता है कि वो रेगुलर चेक करें। पुअर क्वालिटी इंस्पेक्शन इतनी गंदी है, करप्शन इतना ज्यादा है, इतना घोटाला। फिर आपका स्टाफ जो है वो ठीक से प्रॉपर है नहीं और बहुत कम है। 2019 में 5,191 फायर स्टेशन पे पर्सनल ही नहीं थे, इतनी शॉर्टेज है। फिर अदर शॉर्टकमिंग्स क्या है कि आप वायलेशंस के लिए कोई पेनल्टी लगाओ। फिर चैलेंजेस रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, देखो अब अर्बनाइजेशन तो होता ही जाएगा ना, तो कैजुअलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। यार देखो, 1997 में उपहार सिनेमा दिल्ली का जल के राख हो गया। ओवर क्राउड की वहां पर डेडली स्टैम्पेड हुआ, इतना वहां पर मर गए लोग वहां पर। पूरा अर्बन प्लानिंग है आपकी, कह रहा आपकी इतनी कंजेस्टेड लेन्स हैं, फायर इंजन आपके इतने नैरो लाइंस बने हुए थे। कमाला मिल्स फायर 2017 में वहां पर इतनी गंदी फायर लगी। तो क्या है, आपने एक तो इतना गंदा प्लानिंग कर रखा है आपने। फिर नॉन कंप्लायंसेस है। तो रीजन बेसिकली यहाँ बता रहा है कि जितने भी फायर एक्सीडेंट इंडिया में होते हैं, चाहे वो दिल्ली के कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर आपने बहुत सुना होगा, नैरो स्टेयर केसेस है, वहाँ पे इमरजेंसी का कोई एग्जिट है ही नहीं, तो वहां पर ऐसा हो गया। कह रहा है ऐसे ही आपका हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल फायर्स के अंदर बहुत कुछ हुआ। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि सबसे पहले आप एक काम करो, मैंडेटरी फायर सेफ्टी ऑडिट करना शुरू कर दो, और ये एनुअली करो बाय थर्ड पार्टी नेशन वाइड।
हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का हीरा इसको कहते हैं, रिस्क असेसमेंट करो। 13 एक फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी जिसमें उन्होंने कहा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिनकी भी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, वो लोग एक हैजार्ड रिस्पांस, फायर हैजार्ड रिस्पांस को डेवलप करें, उसके मिटिगेशन प्लान पे काम करें। फायर सेफ्टी ड्रिल चलाना ज़रूरी है रेसिडेंशियल कॉलोनी में, स्कूल में, और स्ट्रिक्टर प्रोविजंस बनाओ, इम्प्लीमेंट करो। एनडीएमए की गाइडलाइंस यहाँ कहाँ क्यों नहीं आती हैं, तो वो भी करो। इनेक्ट करो कि फायर एक्ट एक स्टेट लेवल पर जो है उसका पूरी तरह से उसको कैसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको लीड करने की जरूरत है। ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट योर फायर सेफ्टी एंड ऑल। नाउ मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज नॉरवेस्टर्स। न्यूज में क्यों रहा, क्या होता है नॉरवेस्टर? देखो, इंडिया इज वर्किंग टू डेवलप इस फर्स्ट रिसर्च टेस्ट पे टू स्टडी नॉरवेस्टर। होता क्या है समझते हैं। उससे पहले कह रहा है टेस्ट बेड समझो क्या होता है। देखो, थंडर स्टॉर्म यानी जो भी आपके ये थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, इनकी स्टडी करने के लिए उसकी कैसे स्टेज बनती है, ग्रोथ कैसे होती है, प्रोपोगेट कैसे होता है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंट्रोल सेंटर इसका चांदबाली, उड़ीसा, भद्रक डिस्ट्रिक्ट नियर भुवनेश्वर में है। आईएमडी इसमें काम करती है, आईआईटीएम इस पे काम करती है, और एनसीएमआर डब्ल्यूएफ इस पे काम करता है। अब इसके फीचर्स पता है क्या है, ध्यान रखना। ये ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, मोबाइल वैन्स का इस्तेमाल करता है, हाई एंड मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है, और ये टॉलेस्ट है बेसिकली, एक बहुत बड़ा। अब सिग्निफिकेंटली यहाँ क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट करता है, डेटा जो भी जनरेट होता है ना, विल एड इन टाइमली थंडर स्टॉर्म प्रिडिक्शंस करता है वो, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करता है। नोर वेस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये ऐसी लोकल विंड्स होती हैं जो आपके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन के टेम्परेचर को हर समर में अफेक्ट करती हैं, और यहीं पे इसी वजह से, लोकल विंड की वजह से ही यहाँ पर ये थंडर स्टॉर्म आने शुरू हो जाते हैं। बंगाल में इसी नाम को बोला जाता है कल बैसाखी, यानी कैलमिटी इन द मंथ ऑफ बैसाख। इसी को असम में बोला जाता है बरदोली चीरा। तो नॉर्थ वेस्टर जो आपके रीजन में इन्फ्लुएंस कैसे होता है, कह रहा देखो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या है कि ये नोटोरियस होती है, बहुत डिस्ट्रक्टिव टोर्नेडोज होते हैं, इतना गंदे तरीके से ये करती हैं, इतने गंदे से आती हैं ये, कि सारे के सारे पेड़ों को पूरे जड़ समेत उखाड़ के ले जाती हैं, प्रॉपर्टीज को उड़ा के ले जाती हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इनका ये होता है कि प्री खरीफ जो क्रॉप है हमारी, जूट, पैडी वगैरह के लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो सडन ड्रॉप होता है टेम्परेचर में, वो भी आपको एक काफी मिड डे हीट से बचा लेता है। कह रहे ये इसके फायदे हैं। तो लोकल विंड्स और उसका सोशल इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है, वो यहाँ पर बड़ा सुंदर ढंग से समझा रखा है। कह रहा जो लू है वो क्या है, हॉट ड्राई विंड है जो आपके नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया में चलती है मई और जून के महीने में। नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या है, लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू डिहाइड्रेशन। पॉजिटिव भी इसका इफेक्ट है, जो ग्रेन आप शाफ्ट से निकालते हो ना, सेपरेट करते हो, या डिक्लाइन आपके इसमें देखा जाएगा कि मलेरिया वलेरिया नहीं होगा, क्योंकि मॉस्किटो की पॉपुलेशन इसी समय पे सबसे ज्यादा कम हो जाती है। आपको मच्छर वच्छर काटने को नहीं मिलेगा इस समय, लू जब चल रही है। एक आंधी होता है को काली आंधी कहते हैं, डस्ट स्टॉर्म वगैरह चल रही है, इससे लाइफ डिस्ट्रक्शन ये सब होता है, ये भी ध्यान रखना है। एज वेल एज ये पोल्यूशन भी सिटीज में देते हैं, दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है आंधी के चलते। फिर मैंगो शॉवर्स, कर्नाटका में ना प्री मानसून लोकल रेन के साथ, विंड के साथ ये आते हैं। अब इससे मैंगो की राइपनिंग हो जाती है, इसीलिए इसको लोकल भाषा में मैंगो शावर बोलते हैं। एक ब्लूजम शावर होता है, ये प्री मानसून शावर है, केरला में आते हैं। इसमें कॉफी के फ्लावर्स निकल कर आते हैं, और कमर्शियली कॉफी आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, सब कॉफी पीते हो आप। एलिफेंटा, ये आपका मालाबार रीजन में आता है, इससे ही साउथ वेस्ट मानसून का एंड माना जाता है। तो हर देखो चीज का जोग्राफिक रीजन्स का कैसे कैसे इम्पैक्ट है, वो सब हमने पढ़ा। तो गाइज, इन्वायरमेंट में अब आपका शॉर्ट्स वाला पोर्शन रह गया है, दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू